जय हिंद आप सभी को। और आज पाठशाला के YouTube चैनल पे आपको स्वागत है। हम लोग अब से जो है कुछ चेंजेस लाए हैं वन शॉट में। चेंजेस कुछ ऐसा है कि हम लोग 2 चैप्टर का एक साथ वन शॉट देखेंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि समय बहुत कम है भैया। समय इतना कम है कि अब आप फोन पे तो एकदम टाइम देना छोड़ दो यार, ठीक है। एक जरा सा भी समय मत दो फोन पे, कहीं पे भी समय को वेस्ट मत करो, क्योंकि ये जो आखिरी पल होता है यही सब कुछ होता है। लोग कहते ही है ना, अंत भला तो सब भला। तो तुम्हारा भी अंत चल रहा है और अंत को बहुत अच्छे तरीके से लेके जाओ। और इसीलिए हम लोग 2 चैप्टर को एक साथ देखेंगे। पहला तुम्हारा चैप्टर जो हम लोग कर लिए कॉलोनिज्म कंट्री साइड, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं विद्रोही राज, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। और उसके नेक्स्ट चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन। तो ये 2 चैप्टर को एक साथ मर्ज करके हम लोग वन शॉट लेकर के आए हैं। तुम्हारा काम बस इतना है कि दोनों को एक साथ में बैठ करके बहुत ही कम समय में हम लोग 2 चैप्टर को खत्म करेंगे। फोकस बस एक किया गया है कि जब ये पूरा पढ़ लो, ये पूरा वीडियो को एक बारी देख लो, क्योंकि समय तो स्पेंड करते ही होगी कभी ना कभी फ़ोन पे। तो उसी जो स्पेंड करते हो फ़ोन में, उससे अच्छा है कि यूटिलाइज कर लो फ़ोन का यूट्यूब से, ठीक है। तो जितना भी कुछ अभी बताया जाएगा उसको एक बारी सुन लो, फिर एक बारी एनसीईआरटी जाके पढ़ो और खुद में एक बारी झांको कि क्या तुम्हारा तैयारी सही से हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कहाँ से ठीक कर सकते हैं। और इसके जस्ट कुछ दिन बाद ही हम लोग एमसीक्यू लेकर के आएंगे, ठीक है, इसी 2 चैप्टर का। लेकिन एक एक चैप्टर स्टार्ट करके ही देखेंगे, मतलब कि पहले रेबल्स एंड राज का देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग महात्मा गांधी का चैप्टर देख लेंगे। पता तो चल ही गया होगा कि हमारा सौभाग्य बैच आ रहा है। सौभाग्य बैच क्लास 12th वालों के लिए ही है। क्लास 12th का बैच स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपको मात्र 999 पे ये पूरी आपको कोर्सेस ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। पूरी ऑनलाइन होगा, एकदम ऑनलाइन कोर्स होगा, वो ऑफलाइन नहीं, एकदम पूरी ऑनलाइन कोर्स स्पेशली बनाया जाएगा, ऑनलाइन कोर्स ये, ठीक है। तो इसमें जो भी अच्छे से ज्वाइन करना चाहते हैं उनको तक ये इन्फॉर्मेशन दो कि शुरू हो चुका है, टाइमिंग बहुत ही कम है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रेबल्स एंड राज वाले चैप्टर को। सबसे पहले अगर देखेंगे रेबल्स एंड राज 1857 रिवोल्ट, विद्रोही और राज 1857 का क्रांति। तो इसी पे हम लोग पहले वन शॉट बनाते हैं अपना रेबल्स एंड राज के ऊपर, विद्रोही और राज 1857 की क्रांति को वन शॉट में तकरीबन 15 या 20 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। फोकस फिर से बता दे वही है कि जब ये पूरी कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी को जाकर रीड करो, उसके बाद हम लोग 1-2 दिन बाद फिर से लाइव मिलेंगे। वो सेशन लाइव होगा और लाइव में जितने लोग अभी वन शॉट देख रहे हो वो सबको आके जुड़ जाना और उसको एमसीक्यू में आकर के अपना आंसर देते चलना। तो शुरू करते हैं हम अपने विद्रोही और राज 1857 के विद्रोह से। चलो विद्रोह से शुरू करते हैं। आखिरकार ये विद्रोह स्टार्ट कब हुआ ये सबको ही जानते हैं। 1857 की क्रांति भारत में पहली बारी ऐसा सबको ही सामने आए और अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई करते हुए तुमको नजर आए बड़े पैमाने पे। बहुत ही पॉपुलर है 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। चलो कुछ चीज समझने का इसमें कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है इस चैप्टर के क्रक्स पॉइंट पे, वन शॉट पे क्या कुछ है। तुमको क्या देखने को मिलता है, ये जो विद्रोह होता था वो शाम के समय में बंदूक चला के या विपुल बचा करके लोग संकेत देते थे कि चलो अब विपुल बचा करके या बंदूक चला करके शाम के समय में कि अब विद्रोह को शुरू करना है। तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि प्लानिंग तो जरूर था। प्लानिंग कैसा था कि ये लोग फायरिंग के थ्रू या फिर विपुल के थ्रू, ठीक है, ये लोग संदेश पहुंचाते थे। मतलब प्लानिंग था, एक समय था कि हाँ भाई बंदूक चलेगा, उसके बाद ही हम लोगों को विद्रोह को शुरू करना है। ये एक समय तुमको देखने को मिलता है। बाकी ये सबको ही क्या किए हैं, उनके जहां पे बंदूकें रखने का खजाना हुआ करता था, जहां हथियार के सब संग्रह किए जाते थे, सारे हथियार ब्रिटिश के जितने हथियार एक रूम में रखे गए थे उनको इन्होंने जाकर के जब्त कर लिया। और जब्त करने के साथ साथ जितने भी इनके खजाने थे, ब्रिटिशर्स के जितने भी खजाने थे उनको लूट लिया। हमारे भारत के जितने भी सिपाही हैं वो ब्रिटिश के घर पे जाते हैं, जा करके उनके जितना बंदूक रखा हुआ था उन सबको को सीज किए, सबको को अपने हवाले कर लिए और जितना भी खजाना था उन सबको को उन्होंने लूट लिया। उन्होंने जितने भी
सरकारी इमारतें थे, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जैसे कि ट्रेजरी, कोषागार, टेलीफोन, कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, बंगले, ये जितने भी ब्रिटिशर्स के सामान थे उन सब कोई पे आग लगा दिया, सब कोई को जला दिया। और बस एक ही मकसद था कि जितने भी गोरे लोग हैं, जितने भी व्हाइट्स मैन हैं, ठीक है, जितने भी व्हाइट्स मैन है या फिर गोरे लोगों से रिलेटेड जितना भी कोई है, कोई अंग्रेज के लिए अगर काम भी करता है तो उन सब कोई को नहीं बख्शा जाएगा, उनके ऊपर निशाना था, उन सब कोई को मारा जा रहा था। ये भारत में तुमको देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति समझ जाओ, शाम के समय हुआ, बंदूक जैसे चला, विपुल जैसे ही बजा, लोग अपने घर से निकले, ब्रिटिशर्स का जो जहाँ पे वो लोग वेपन्स रखते थे, जहाँ पे हथियार रखते थे, उस वहाँ जा करके पूरी कब्जा कर लिया उस जगह को। फिर उसके बाद खजाने की तरफ गए, सारा खजाना लूट लिया, और जितने भी उनके सरकारी जगह थे, जितने भी बिल्डिंग्स थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उन सबको पे आग लगा दी, ठीक है, सबको को जला दिया गया, सबको को तोड़ दिया गया। मकसद सिर्फ एक था कि ब्रिटिशर्स भारत में नहीं रहेंगे, या फिर ब्रिटिशर्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो अब कोई भी भारत में नहीं रहेगा। क्या कुछ चल रहा था इस विद्रोह में, तुमको क्या देखने को मिलता है इस विद्रोह में? तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि अंग्रेज से लड़ने के लिए संगठन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम भी कभी लड़ाई करते हो या कभी प्लानिंग करते हो किसी भी चीज को करने के लिए, तो उसमें एक संगठन बनाया जाता है। अगर शादी भी होता है एक घर में तो लोग एक संगठन बनाते हैं, काम का बंटवारा करते हैं, एक एक एरिया स्पेसिफाई किया जाता है, तभी कोई काम सक्सेसफुल हो पाता है। तुमको क्या देखने को मिलता है कि ये इतनी बड़ी रिवोल्ट चल रही थी, तो इसमें एक लीडरशिप होना, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके नेतृत्वकर्ता होने चाहिए और एक संगठन बना होना चाहिए, वह बहुत ज़रूरी चीज़ होता है किसी भी क्रांति को होने के लिए। तुमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हेड बनाए गए पूरी जो विद्रोह को अपने हाथ में लिए, वो कमांडर हमारे कौन थे, उनके कौन आखिर का पूरा जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाए थे, तो वो उठाए थे मुगल शासक बहादुर शाह जफर। और उसके साथ तुमको क्या देखने को मिलता है, और भी अलग अलग क्षेत्र से लोग रिवोल्ट कर रहे थे। जैसे कि कानपुर की बात की जाए तो नाना साहेब, झांसी में बात करो तो तुम्हें सबको को पता है झांसी की रानी, और इवन कुंवर सिंह जो तुम्हारे आरा बिहार से पूरी लीडरशिप को संभाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आगे तुमको क्या देखने को मिलेगा, मतलब हर एक जगह से अलग अलग लोग लगे पड़े थे इस विद्रोह को जीतने के लिए। सबका बस एक ही मकसद था कि जितना जल्दी हो सके इस विद्रोह पे कंप्लीटली कब्जा करना है, ब्रिटिशर्स को कंप्लीटली हराना है, इनका बस इतना ही उद्देश्य था। कुछ कुछ अफवाहें भी फैलाई गई थी। क्यों अफवाहें फैलाई गई थी समझो, क्योंकि भारत है, ठीक है, यहाँ बिना अफवाह का लोग उतना जागरूक नहीं होंगे। अफवाह बहुत जरूरी चीज होता है, अगर लोगों में उत्साह बढ़ाना है तो। अफवाह भी यहाँ पे फैला था। अफवाह कुछ इस प्रकार से था, तुम्हें क्या देखने को मिलता है, ये लोग ये बोल रहे थे कि ये हमारे धर्म को नष्ट करने में लगे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो धर्म परिवर्तन करने में लगे हैं अंग्रेज, इसीलिए चलो अब लड़ाई करते हैं। और तुम्हें बार बार ये बात बताया जाता है कि जब बात धर्म पे आती है तो लोग गर्म हो जाते हैं। क्या देखने को मिलेगा, अफवाहें क्या क्या थी याद रखना, ये तुम्हारे वन शॉट इसमें भी काम आएगा, आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, इसलिए बोल रहे वन शॉट को बहुत ध्यान से देखना। अफवाहें कुछ ऐसे थे कि ये लोग जो आटा देते थे उसमें गाय और सुअर की हड्डियां का चूर मिला करके देते थे। मतलब जो रोटी सर्व किया जा रहा था फौजी लोगों को, जो सिपाही लोगों को रोटी खाने के लिए दिया जा रहा था, ऐसा अफवाह फैलाया गया कि ये जो रोटी है जिस आटे से बना है, उस आटे में वो लोग गाय और सुअर के हड्डियों को मिला करके, ठीक है, उनके चूर को मिला करके ये लोग इनको खिला रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें तो वो क्या देखने को मिलता है कि ये लोग सब बोले कि अब हम रोटी नहीं खाएंगे, तो विद्रोह थोड़ा सा गुस्सा में आ गया कि यार ब्रिटिशर्स जिसके लिए हम जान देते हैं वो लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुमको ये देखने को मिलता है कि लोग ये चाहते थे, ये खौफ से डर रहे थे कहीं हमें ब्रिटिशर्स ईसाई बनाने तो नहीं आए हैं। जब ये सारा कुछ देखने को मिलता है तो लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे और आग बबूला होने लग गए, अफवाहें फैलाई जाने लगी। अब सवाल है कि जब अफवाह फैल रहा था तो लोग आखिरकार इस अफवाह को मान क्यों लेते थे, क्या आखिरकार ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि वो लोग अफवाहों को मान लेते थे। उनके पीछे भी कुछ कारण तो हमें देखने को मिलता है कि क्यों ये लोग अफवाहें को मानते थे। तो कारण क्या था कि अंग्रेज जो है वो पश्चिमी शिक्षा को लेकर के आए थे, वो पश्चिमी विचारों को लेकर के आए थे, वो पश्चिम संस्थान को लेकर के आए थे। अब खुद में सोचो, भारत समाज में संस्कृत लैंग्वेज चल रहा है, अब आके बोलिएगा कि भाई इंग्लिश बोलिए, तो यहाँ के लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ पे जो नियम कानून रीति रिवाज बना हुआ है,
ये कहने की बात नहीं कि सब कुछ सही था, लेकिन बात है कि जब तुम किसी के अगेंस्ट जाओगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ तो जरूर आएंगे। जब किसी बने हुए ढांचे को अगर तुम इंटरफेयर करोगे तो वो ढांचा टूट जरूर जाएगा। तुम्हें यही देखने को मिला कि जब समाज पूरी अच्छे तरीके से चल रहा था, वहीं ब्रिटिशर जैसे ही उसमें इंटरफेयर किए, टांग अड़ाए, तो समाज इनको बदले में गुस्सा अपना जाहिर किया। क्या क्या आखिरकार ये काम करने लगे? तुम्हें क्या देखने को मिलता है? ये भारतीय समाज सुधार नियम लेके आने लगे, बहुत सारी नीति लेके आने लगे, जिसमें ये कह रहे थे कि हम भारतीय समाज को सुधारना चाहते हैं। और हमारे भारतीय ये कह रहे थे कि कौन होते हैं आप हमारे समाज को सुधारने वाले। तो ये एक बड़ा डिबेट, ये एक बहुत बड़ा लड़ाई का मुद्दा तुम्हें देखने को मिलता है। भारत समाज में बहुत सारे लोग तुमको क्या देखने को मिलेंगे, वर्ग इनमें सहयोग करते हैं। बात यह हो गई कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाने लगे, कॉलेजेस खोले जाने लगे, विश्वविद्यालय आने लगे। किस माध्यम में सर? तो इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम्स के यहाँ पे स्कूल खुले जाने लगे, ठीक है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब कुछ इंग्लिश मीडियम में होने लग गया। और जैसे सब कुछ इंग्लिश मीडियम में होने लगा तो लोग क्या होने लगे? लोग को ऐसे लगने लगा कि अब आप हमको पश्चिमी शिक्षा सिखा रहे हैं, आप हमें पश्चिमी विज्ञान ये सब कुछ सिखा रहे हैं, आप हमारे भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग इनसे सहा नहीं गया, भारतीयों से सहा नहीं गया, और भारतीय गुस्सा अपना जाहिर करने के लिए तैयार थे। और तुम्हें क्या देखने को मिलता है? यहाँ जो रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है, हम लोगों ने जो बात किया कि इन लोगों ने समाज सुधार के बहुत सारे नियम निकाले थे, तुम्हें क्या देखने को मिलता है? ये लोग सती प्रथा रोकने की बात कर रहे थे। ये लोग पुनर्विवाह कर सकती है विधवाएं, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लेकर के आ रहे थे। और भारतीय समाज तभी उतना परिपक्व नहीं हुआ था कि वो सारे चेंजेस को वो तुरंत एक्सेप्ट कर ले। इसी कारण से इन्हें ऐसे लगने लगा कि ये हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो इनसे सहन नहीं हुआ, और ये चाह रहे थे कि हम इनके खिलाफ रिवोल्ट जो जरूर करेंगे। और तुम्हें क्या देखने को मिलता है? अंग्रेजी, समझ जाओ, ये सती प्रथा समाप्त करने के लिए हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति दे रहे थे, शिशु हत्या को रोक रहे थे। तो ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है। समझ जाओ, सती 1829 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, सेक्शन 29, इसको 1829 कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कारण था तुम्हारा, जिस कारण से ब्रिटिशर्स जो है वो पसंद नहीं कर रहे थे इंडियंस, और इंडियंस चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं टिकने चाहिए। वन शॉट है भैया, फिर से सुन लो। ये सब कुछ पढ़ने के बाद प्लीज, हाँ, एनसीईआरटी को पढ़ना। हम सिर्फ तुमको एक ढांचा दे रहे हैं, बस एक इंटरेस्ट तुम्हारा जगा रहे हैं, ताकि तुम जा करके वन शॉट के थ्रू जा करने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, फिर एक बार नोट्स जरूर पढ़ो। फिर हम लोग जस्ट 1-2 दिन बाद ही लाइव मिलेंगे तुम लोगों के साथ एमसीक्यू सेशन में। और यही रिक्वेस्ट है बार बार कि जितने ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं देख लो, अभी फेस करने का मौका है, कम से कम फेस करो कि मेरा तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब बातें आता है क्या कि एक ऐसा कहा गया था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ये बात कहा गया था कि अवध जो है वो एक चेरी के समान है, जो एक दिन हमारे मुंह में जरूर आएगा, ठीक है। कौन कहे थे भैया ये बात? याद रखना, 1851 में गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इन 1851 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, उन्होंने ही ये बात कही है कि अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ठीक है। ऐसा शब्द इन्होंने कब कहा? 1851 में। और तुमको क्या देखने को मिलता है? ठीक 5 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 5 years लेटर तुम्हें देखने को मिलता है कि जी हाँ, अवध जो है जिसके बारे में ऐसा बात कहा गया था, वही अवध जो है तुम्हारा ब्रिटिशर्स के अंदर मिल गया, ब्रिटिशर्स इसको जीत लिया। तो सोचो 1851 में जो प्रिडिक्शन लगाया गया था वो सच साबित हुआ। ये तुम्हें देखने को मिलता है। कैसे हुआ आखिरकार ये सब कुछ? ये सब कुछ इस कारण से हुआ। ये सब कुछ सब्सिडरी अलायंस और सहायक गठबंधन के कारण हुआ। सहायक गठबंधन को प्लीज जा करके कर लेना। तुम्हें पता है कि हम आपके दोस्त हैं, ये बोल करके वो किसी राजा के पास जाता था। मतलब समझो क्या बता रहे हैं, एक जरा सा। ये क्या करता था ब्रिटिशर्स, मान के चलो ये ब्रिटिशर्स है, बाल थोड़ा अच्छा बना लो, ठीक है। ये मान के चलो अगर ब्रिटिशर्स है, ये जाता था भारत के राजा के पास, ठीक। ये राजा को बोलता था कि देखो राजा, तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम्हें मान लो ये बोल देगा कि तुम्हें मुगल बादशाह तुम्हें मारने वाले हैं, तो ये बोलेगा अब हम क्या करें?
तो बोला कि सुनो, हम तुम्हें अपनी पूरी सेना को देने के लिए तैयार हैं, मेरी सेना खड़ी रहेगी अपना हथियार लेकर के, हम आपके फ्रेंड है इसलिए इतना कर रहे हैं। तो ये बोलता था ओके कर दो मेरे साथ, ठीक है। फिर यही ब्रिटिशर्स जाता था मुगल शासक के पास, वो बोलेगा क्या, सुने कि अवध आपके ऊपर हमला करने वाला है। तो अब ये बोलेंगे कि हम क्या करें, तो ये बोलेगा मेरे सेना आपके पास खड़ी कर देते हैं। ऐसे क्या होने लग गया कि ये पूरे टेरिटरी पे पूरी कब्जा किसका होने लग गया, क्योंकि आर्मी, क्योंकि सेना ब्रिटिशर्स की है, इस कारण से पूरी इस जगह पे कब्जा किसका हो गया, पूरी कब्जा हो गया ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो तुमको ये देखने को मिलेगा कि फाइनली ब्रिटिशर्स इसी कारण से, बस सब्सिडरी अलायंस जिसको हम लोग सहायक गठबंधन बोल रहे हैं, इस कारण से कंप्लीटली ब्रिटिशर्स जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि एक दिन ये हमारी चेरी के जैसा अवध आ जाएगा, सच में वो आ गया, ठीक। तुम्हें फिर क्या देखने को मिलेगा, अलायंस बना गया नवाब के साथ। यही बोला गया क्या कि आप अपनी सेना को भंग कर दीजिए, आप अपनी सेना को भंग कर दीजिए और अब हमारी सेना यहाँ पे रहेगी, तैनात रहेगी और ब्रिटिशर्स के सलाह अनुसार वो यहाँ पे शासन करेगी, ठीक है। देखो कितना साफ मकसद है, समझो। ये ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अंग्रेजी भारतीय राजा के पास आएंगे, राजा को बोलेंगे हम आपको सेना दे रहे हैं आपकी रक्षा के लिए, और देखो ये अगर सेना रहेगी तो इनका खाना पीना कौन कराएंगे, वो कराएंगे भारत के ही शासक जो रहेंगे वही कराएंगे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स क्या किए, अपने शासन स्थापित करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो तुमको ये कारण देखने को मिलता है कि फाइनली अवध इसके अंदर जाके मर्ज हो गया। प्लीज एनसीईआरटी पढ़ना और आज को ही कमेंट बॉक्स में लिख करके दो कि कौन थे आखिरकार राजा जिनके साथ ये सब्सिडरी अलायंस सहायक गठबंधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा ये अभी तक नहीं कहा जा सकता है कि आखिरकार ये रिवोल्ट था क्या ये रिवोल्ट में सब कोई भारतीय मिले हैं या नहीं मिले हैं, किसी को इस बारे में जिक्र नहीं है। अब समझो इतिहास लिखने वाले ब्रिटिशर्स अपने एंगल से लिखे हैं, उनका कहना है कि कोई भी आकर के शामिल नहीं हो रहा था इस लड़ाई में, ठीक है। कोई 1857 की क्रांति कोई प्लानिंग वाला क्रांति नहीं है, सब यूं ही कर दिए। अंग्रेज ऐसा बात कह रहे हैं, वहीं हमारे लोग ये बात कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने पूरा उद्देश्य बना के प्लानिंग करके इस रिवोल्ट को पूरा किया है। लिखित सोर्स हमारे पास नहीं है भारतीयों का, क्योंकि इस समय में भारतीय उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे थे भी तो वो लिखना पसंद नहीं करते थे। जैसे तुम लोगों में बहुत लोग ऐसे हो जो लिखना नहीं चाहते हो, क्योंकि लिखने में दिमाग को स्थिर रखना पड़ता है, जो आजकल का जनरेशन शायद भूल गया है। तो इस कारण से तभी भी लोग लिखते नहीं थे उतना, क्योंकि उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लिखाई पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, इस कारण से इतिहास को लिखा नहीं गया। लेकिन आजमगढ़ का एक प्रोक्लेमेशन देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें घोषणा एक तरह का है जिसमें बताया गया है, जिसमें बहुत कुछ समझ में आता है कि नहीं ये प्लानिंग तो था। ब्रिटिशर्स बोलते हैं प्लानिंग नहीं, वो गलत बात है, क्योंकि आजमगढ़ का प्रोक्लेमेशन बहुत कुछ हमको बताता है। क्या कुछ बताता है आखिरकार, क्या विद्रोही लोग चाहते क्या थे, क्यों वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि उनमें इतनी तो बात आ गई थी कि वो एकता से सब कुछ को देख रहे थे, वो लोग बंटना नहीं चाहते थे, वो लोग डिवाइड एंड रूल को समझ रहे थे। कैसे समझ रहे थे, समझो। वो एक बात साफ साफ बोले कि भैया आप अगर हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स है, तो चलो मिल करके क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो तुम्हें एक एकता देखने को मिलती है फाइनली। उसके साथ साथ तुमको क्या एक इश्तिहार देखने को मिलता है, वही जो हम लोग बात अभी बता रहे थे। इश्तिहार में तुमको क्या देखने को मिलता है, ये बात बताया जा रहा है कि मुगल साम्राज्य, जब पहले हमारा मुगल साम्राज्य हुआ करता था, उसमें हम लोग जब पहले मतलब अंग्रेज आने के पहले का अगर कोई भी राज उठा के देख लेना, तो उसमें हम लोग का डिसीजन सुना जाता था, जनता के पास पावर रहती थी। और आज एक ऐसा समय आया है जहां पे कंप्लीटली पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर से पास्ट में जाने चाहिए, ना कि मॉडर्न में जाएंगे, ना कि ब्रिटिशर्स के साथ चलेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें शोषण नहीं करना, हमें पुराना इतिहास अपना जाकर के देखना है। हमें जाकर के देखना है कि नहीं, हमारे पहले समय में जो दरबार हुआ करता था, उस दरबार में सब कुछ बहुत अच्छा था, वहां पे जनता के पास पावर था, पूरी पावर जनता के हाथों में था। यहाँ पे जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ शोषण ही हो रहा है। इस कारण से ये लोग के मन में क्या आ गया कि नहीं, अब हम अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करेंगे। ये लोग अपने पास्ट को ग्लोरीफाई किए, ठीक है। इन लोगों के मन में साफ साफ ये आ गया कि नहीं, हम लोग फिर से वापस ब्रिटिश इरा के पहले जैसे थे, ब्रिटिश युग के पहले जैसे थे।
वैसे दुनिया में हम लोग जाना पसंद करेंगे। ब्रिटिशर्स कोई कमी नहीं छोड़ा है, देख लो, ये हमेशा याद रखना, ब्रिटिशर्स कोई कमी नहीं छोड़ा है। ब्रिटिशर्स इन दोनों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच को भड़काने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए खर्च, सोचो तभी टाइम उतना बड़ा अमाउंट सिर्फ लड़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लड़ाने के लिए उन्होंने 50,000 रुपए खर्च उस समय में किया था कि हम दोनों के बीच में आग लग जाए, हम दोनों के बीच में कुछ भड़काव वाला बात हो जाए, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स उठाएं। क्योंकि तुम देखना गांव में भी लोग बोलते हैं कि जब दो घर में लड़ाई होता है भाई भाई में, तो उसका फायदा कोई और ही आदमी उठा के लेके चला जाता है। यही तुमको देखने को मिलता है। समझ जाओ पहला बात क्या है कि क्या चाहते थे, तो हमको आजमगढ़ के प्रोक्लेमेशन से पता चलता है कि इन लोग के मन में एकता तो आ गया था भैया। एकता के साथ साथ क्या आया है, एकता के साथ साथ ये भी आ चुका है कि नहीं, अब हम लोग जो भी हैं अपने ब्रिटिश एरा के पहले, ब्रिटिश युग के पहले, अंग्रेज युग के पहले का दुनिया देखेंगे जो काफी अच्छा हुआ करता था। इस दुनिया से तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए हम पुरानी सभ्यताओं की तरफ बढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे। दूसरा चीज तुमको क्या देखने को मिलता है, अब देखो ये बहुत बड़ा है कि भू राजस्व समझौते बड़े छोटे दोनों तरह भूस्वामी को बेदखल कर दिया गया था। जो तुम्हारे भूस्वामी थे उनको हटा दिया गया था। तुम खुद याद करो, स्थायी बंदोबस्त के बाद जो आई थी तुम्हारी रैयत वाले सब में, उसमें भूस्वामियों को बेदखल कर दिया गया था और विदेशी वाणिज्य कार्यकारी बुनकर सबको बर्बाद कर रहे थे। मतलब क्या है समझो कि जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो उद्योग आया, ठीक है, इंडस्ट्री आया, इस इंडस्ट्री आने से इंडिया में जो इंसान बैठा हाथ का बना जो कुछ बना करके बेच रहा था, उससे जो पैसा कमा रहा था, ये चीज अब खराब हो गया। अब ये लोग क्या करने लगे, ये लोग इंडस्ट्री से कुछ ज्यादा ही अच्छा बेहतर सामान कम दामों में बना करके लेके आते थे। वहीं पे ये बेचारा बहुत दिन तक समय लगाया है कुछ भी चीज बनाने में, इस कारण से इसका दाम क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स उसमें भी कसर नहीं छोड़ते थे। ब्रिटिशर्स यहाँ पे भारत के लोगों को क्या बोलते थे, क्योंकि शासन मेरा है तो कर भी तुमको ज्यादा लगा के मिलेगा, तुमको ज्यादा कर चुकाना पड़ेगा अपने व्यापार करने में। इस कारण से भारत के बने हुए आदमी को जो सामान होता था वो बहुत महंगा हो जाता था। और वहीं अगर बात करोगे अपने भारत ब्रिटिशर्स लोगों के पास में, तो वहाँ पे सस्ता हो जाता था। इस कारण से तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ के जितने भी लोग थे, जो इंडियंस थे, वो लोग पैसा वैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो इनके मन में भी एक गुस्सा बन रहा था। आगे तुमको क्या देखने को मिलेगा कि फाइनली ब्रिटिश लोग क्या करने लगे, ब्रिटिश लोग को बोला गया फिरंगी हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग हमारे जिंदगी को, जीवन शैली को नष्ट करने के लिए आए हुए हैं और हम लोग ये सब चीज सह नहीं पाएंगे। और फाइनली तुमको क्या देखने को मिलता है कि फाइनली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जितने भी लोग थे वो लोग खड़े होते हुए तुमको नजर आने लगे। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया, चेरी भी समझ गया हम लोग विजन ऑफ यूनिटी एकता की दृष्टि से भी देख लिए। और तुमसे अगर कोई पूछता है कितने रुपए खर्च किए गए हैं, तो तकरीबन 50,000 रुपए खर्च किए गए हैं। फिर हम लोगों ने बात क्या किया कि ये लोग फॉरेन सामान को ज्यादा बेचने लग गए, ठीक है, जो बाहर से आता था सामान उससे ज्यादा लोग खरीदते थे। हमारे भारत का बना हुआ सामान को लोग खरीदना बंद कर दिए क्योंकि वो महंगा होने लग गया। क्यों महंगा हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स से उसके दाम को ज्यादा बढ़ा करके दिखा रहे हैं। इस कारण से क्या होने लगा, इस कारण से ये सब लोग सह नहीं पाए और लोग क्या बोले कि अब तो भैया लड़ाई हो करके रहेगा। आगे क्या है, ब्रिटिशर्स भी कम नहीं थे। ब्रिटिशर्स ना बहुत गंदे तरीके से इस रिवोल्ट को दिखा रहे थे, क्योंकि वो लोग अपने न्यूज़पेपर मैगजीन्स में क्या दिखाते थे, वो लोग सारे अकाउंट्स, ठीक है, वो लोग जितने भी प्रशासन, सैनिक कर्मी, आधिकारिक विवरण पत्र, डायरी वायरी, आत्मकथा, आधिकारिक इतिहास, इन सब जरियों से हमको क्या देखने को मिलता है, विद्रोह के बारे में जानने के बारे में मिलता है कि विद्रोह कैसा रहा था। तो ये सब जरिया है, डायरी जाके देख लो, पत्र जाके देख लो, आत्मकथा जाके पढ़ लो, तो हमें 1857 के क्रांति का कुछ कुछ इतिहास समझ में आता है। लेकिन फिर से समझो क्या कि नोट आंकलन, ब्रिटिश का दृष्टिकोण तुमको साफ साफ बदलता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि तुमको क्या देखने को मिलेगा, ब्रिटिश इस विद्रोह को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश अपने इस न्यूज़पेपर को अपने पत्रिकाओं में प्रकाशित करते थे और अलग अलग कहानियां बना के दिखाते थे। और वो लोग इंडियन विद्रोहियों को, ठीक है, जो हमारे सिपाही थे, उनको बहुत ही गलत इमेजेस में दिखाते थे। वो लोग बोलते थे वो भारतीय हमारे साथ गलत कर रहा है, इस कारण से हमें ये रिवोल्ट करना पड़ रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। ब्रिटिशर्स इस हद तक चले गए, वो लोग हमारे साथ पिक्चर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू हमें गलत दिखाना शुरू कर दिए।
कैसे तुम्हें देखने को मिलता है, एक बहुत अच्छा पिक्चर है जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है। लखनऊ की राहत 1857 में थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा बनाया गया हुआ है। ये इमेज जाके जरूर एनसीईआरटी में देखना, वहां तुमको समझ में क्या आएगा। वहां ये चीज दिखाया जाता है, वहां ये दिखाया जाएगा क्या कि ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए हैं, ठीक है, और जो हमारे इंडियंस है वो क्या हो गए, वो हार गए हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या है, वो जीत गए हैं। इस तरीके का चीज वो लोग दिखाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। जब इस तरीके का चीज वो लोग दिखाएंगे कि ब्रिटिशर्स जीत गए और इंडियंस के राजा लोग क्या हो गए हैं, वो लोग हार गए हैं, इस कारण से तुमको क्या देखने को मिलेगा कि फाइनली वहां पे ये बात फैलने लग जाता है कि नहीं, ये जो हमारे लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, तभी तो वो लोग जीत रहे हैं। और पूरे पिक्चर में यही दिखाया जाता था कि ब्रिटिशर्स सब कुछ जीत जाता है, ब्रिटिशर्स लड़ाई करने के लिए गया, वो लोग वहां पे जाके जीत गया, वो लोग अपने आप को हीरो मानता था। इंग्लिश तुम पिक्चर जाके देखोगे अगर रिलीफ ऑफ लखनऊ में, तुमको साफ साफ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये लोग क्या दिखाते थे, अपने आप को हीरो दिखाते थे, ब्रिटिश अपने आप को नायक बना के रखता था, और वो भारतीय को दिखाता था कि आप लोग हार चुके हैं। इस तरीके का इमेज तुमको बनाते हुए नजर आएंगे। आगे देखो तुमको क्या देखने को मिलता है, अंग्रेजी महिलाओं और ब्रिटेन का सम्मान तुमको क्या देखने को मिलेगा कि ये लोग पिक्चर के थ्रू, फिर एनसीईआरटी में जाके देखना, पिक्चर के थ्रू ये लोग ये दिखा रहे थे कि भारतीय जो है वो अंग्रेजी जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं। जब वो उनके साथ गलत कर रहे हैं तो हम विद्रोह कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है, भारतीयों की गलती है कि वो क्यों आखिरकार महिलाओं और बच्चों के साथ गलत करना शुरू कर दिए हैं। तो समझो ब्रिटिश सरकार मासूम महिलाओं का सम्मान की रक्षा करने के लिए और असहाय बच्चे, याद रखना, महिलाओं का सम्मान और असहाय बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। वो अपने आप को इस तरह से पिक्चर में दिखा करके कोशिश करता था, ठीक है। कलाकार उनको पीड़ा की दृष्टि में दिखाते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि भारतीय लोग उनके साथ शोषण कर रहे हैं, और पिक्चर इतना बड़ा जादू होता है कि लोग के दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। पिक्चर दिमाग में बैठ गया कि हाँ चलो इंडियन से गलत है, देखे थे हम फोटो में, मार रहा था उसको, तो इस तरीके से लोग मान लेते थे कि हाँ भारतीय ही गलत है। तो इस कारण से ये रिवोल्ट तुमको क्या देखने को मिलता है, ब्रिटिशर्स गलत करने की कोशिश किए, ब्रिटिशर्स दिमाग लगा रहे थे कि वो भारतीयों को कैसे गलत कर दे, ठीक है। और तुमको क्या देखने को मिलता है, अगर कोई आदमी बोल दे, ठीक है, अगर कोई आदमी बोल दे कि हाँ हम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, हम भी लड़ाई करना चाहते हैं, अगर कोई ये बात बोल भी देता तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको मौत के घाट उतार देते थे, ठीक है। प्रतिशोध का भावना व्यक्त करते थे, मतलब मार के छोड़ देते थे, मार दिए, सोचो मारे उसके बाद छोड़ दिए तुम्हारे लाश को वहीं पे, कि कोई भी आदमी अगर पार होगा तो वो देखेगा और डर जाएगा कि नहीं हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होंगे तो मेरे साथ भी कल दिन यही होगा। तो ये सब भावना दिखाना, डर पैदा कराना लोगों के बीच में, ये सब काम ब्रिटिशर्स करते थे। और फिर भी अगर कोई बच्चा या कोई तुम लोग जैसे युवा पीढ़ी अगर बोल दे कि नहीं हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएंगे, तो वो उनको क्या करते थे, बंदूक से उड़ा देते थे या फिर फांसी से लटका देते थे, और पिक्चर बना के दिखाते थे कि मारे हैं आज को 4 को, ठीक है, 4 लोगों को जो भी मेरे अगेंस्ट आएगा उसको फांसी गोली चढ़ा से उड़ा दिए। ये तरह के इमेजेस दिखाते ताकि लोगों में डर भय पैदा हो जाए। तुम्हें क्या देखने को मिलता है, फांसी की तस्वीरें पत्रिकाओं में छिपकाते थे, ठीक है। इस तरह से मतलब कि दिखवाने से पत्रकार में क्या होता था, लोगों के मन में खौफ सा बन जाता था। हाँ, तो देखो कहीं ना कहीं तुमको दिख रहा होगा कि ना ब्रिटिशर्स गलत तो किए हैं हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा क्या फायदा हुआ इस रिवोल्ट में, तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ आखिरकार। तो सबसे बड़ा चीज क्या देखने को मिलता है कि लोगों में राष्ट्रवादी आंदोलन, सबसे पहला चीज समझो क्या, तुमको एक राष्ट्रवाद जागता हुआ नजर आता है, लोगों के मन में थोड़ा राष्ट्र के लिए प्यार देखने को मिलेगा, तभी तो लोग लड़ाई करने लगे। जब ये राष्ट्र प्रेम था तभी तो राष्ट्रवादी कल्पना एक तरह से तुम्हें देखने को मिलेगी। स्वतंत्रता का सबसे पहला युद्ध भी इसको माना जाता है, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि चलो स्वतंत्रता से पहले कोई युद्ध तो लड़ा भारत के लोग, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, सभी तरह के लोग शामिल थे, ठीक है, सभी तरह के लोग इसमें शामिल थे और सब कोई मिल करके सामने आए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, सब कोई मिल करके इस विद्रोह में तुम्हें शामिल आता हुआ नजर आएगा। कला और साहित्य जीवित रखने के लिए लोग के मन में ये भी आया कि नहीं चलो पढ़ाई लिखाई करना है और लिखना है, भारत के इतिहास के बारे में भी इतना बड़ा ग्लोरीफाई भी करना है। और एक बात बता दो, उसके बाद ये चीज शुरू करेंगे। तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, वेट तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि हम लोग इन्हीं सारे कुछ से
आगे चल करके बहुत सारा पिक्चर्स बनाया गया जिसमें लक्ष्मीबाई को हीरोज की तरह दिखाया गया, हमारे भारतीय लीडर्स को हीरोज की तरह दिखाया गया, जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ चाल कर रहे थे। हम लोगों ने उसके लिए पॉजिटिव वे में लिया। हम लोगों ने भी झांसी लक्ष्मीबाई के लिए बहुत सारे पोएम्स लिखा, ताकि कभी भी अगर हमें डाउनफॉल लगे, मोटिवेशन ना मिले और ऐसा लगे कि राष्ट्र के लिए जान नहीं देना, तो उन सारे तस्वीरों को देख करके कम से कम एक मन में यह भावना आए कि नहीं, राष्ट्र के लिए हम जान भी दे सकते हैं, मेरा खून खौले। ठीक है, तो ये तुम्हें देखने को मिलता है। ये सब कुछ एक अच्छाई था जो कि 1857 की क्रांति के लिए बहुत ही यादगार रहा। अब बात समझो क्या है कि जो जैसे वो लोग अपना सैक्रिफाइस किए, 1857 की क्रांति किए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि आने वाला जो भारत है उसका भविष्य बहुत अच्छा हो जाए, तो तुम लोग भी साथ साथ लगे रहो। तुम लोग यूं ही अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो जैसे रखे हुए हो, ताकि उनका सपना कम से कम पूरा हो जाए। ठीक है, यह 1857 के क्रांति का विद्रोह वाला चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ। इसके जस्ट बाद 15 से 20 मिनट में हम लोग महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, महात्मा गांधी और राष्ट्रवाद आंदोलन देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक तुम पूरी समझ जाओ। एक बार फिर से बोलेंगे, एनसीईआरटी जाकर के रीड करना और समझने का कोशिश करना कि कहां आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, प्लीज समझना, जाके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो और फिर से बोल दे कि हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 का स्पेशल क्विज करेंगे, टेस्ट करेंगे, लाइव करेंगे वो, और सबको इसमें आकर के जुड़ना। चलो दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन। बार बार बोल रहे हैं, फोकस बस इतना है कि एक बार इसको पढ़ करके थोड़ा समझ में आए कि हाँ तैयारी अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कम से कम चाहो आज को इतना पढ़ने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ और एनसीईआरटी जाकर के रीड आउट करो। चलो आते हैं महात्मा गांधी बारे में। तुम्हें सबको को पता है महात्मा गांधी इंडिया आए हैं साउथ अफ्रीका से, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उनके साथ गलत हुआ, उन्हें फर्स्ट एसी का टिकट रहते हुए भी उन्हें वहां से निकाल दिया गया। बोला गया कि यू आर इंडियंस एंड यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन दैट कोच, और इस तरह से उनको क्या किया गया, वहां से निकाल दिया गया कि आप भारतीय हैं तो आप फर्स्ट क्लास में तो चढ़ ही नहीं सकते, चाहे टिकट हो चाहे नहीं हो। तो ये जो उनके मन में गुस्सा था वो कहीं ना कहीं जगा रहा और फिर वो लड़ाई करने के लिए आते हैं भारत। तो मैं क्या देखने को मिलेगा, वो भारत दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारा लड़ाई किए थे, ऐसा नहीं था क्योंकि उन्होंने लॉ की तैयारी किए हुए हैं इंसान है, तो वो साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे वो। ठीक है, वो हमेशा सत्यता की ओर लगे हुए थे, वो हमेशा चाहते थे सत्यता की जीत हो। इस कारण से वो दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ने बहुत सारी लड़ाइयाँ की हैं, बहुत में जीत हासिल किया। जैसे कि एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ उनका एक लड़ाई हुआ है, सत्याग्रह का पहला वो लड़ाई देखने को मिलता है, धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिए हैं और उच्च जाति को भेदभाव समाप्त करने के लिए सचेत किए हैं। तो इतना सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है। रिलीजियस हार्मोनी कि हर रिलीजन एक जैसा है, बाकी उनके मन में ये भी था कि उच्च जाति जो निम्न जाति के साथ गलत कर रहा है वो सब कुछ ना करे। आगे बढ़ते हैं तो वो क्या देखने को मिलेगा, गांधी जी अफ्रीका में इतना कुछ कर ही रहे थे, जैसे उनको बाहर निकाला गया, फाइनली हमारे गांधी जी वापस अपने ही देश लौटते हैं। 1915 में गांधी जी वापस आते हैं, कुछ दिन पहले, ठीक है, दिन तो बीत चुका है, कुछ दिन पहले ही गांधी जी इंडिया आए थे। आज कितना तारीख था, प्लीज कमेंट करके बताना कि वो कितना तारीख था, अभी जस्ट ही हाल फिलहाल ही पार हुआ है वो दिन। ठीक है, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 1915 में वो भारत आते हैं। 1916 में पहली बार उन्हें मौका मिलता है कि भारतीयों के सामने जाकर के कम से कम कुछ बोल पाए। तो सबसे पहला जो इनका मतलब कि स्पीच होता है 1916 में, इन्हें बुलाया जाता है बीएचयू के उद्घाटन समारोह में, वहां पे ये जाते हैं और वहां पे भी जाकर के उन्होंने गरीब और दलित वर्ग और राष्ट्रवाद के बारे में ही जाकर के बात किया। तो ये सब के कारण तुम्हें क्या देखने को मिलता है, वहां पे जाके पुअर डिप्रेस क्लासेस इन लोगों के बारे में बात करते हैं। वो जाते हैं बीएचयू के इनॉग्रेशन सेशन में 1916 में। फाइनली तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि वहां जाके जैसे ही इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं तो लोगों के मन में आ जाता है कि नहीं, अब गांधी जी बहुत पॉपुलर होने वाले हैं। इससे पहले क्या कुछ हुआ था वो चीज जान जाओ। 1890 से लेकर 1950 का दौर क्या था आखिरकार भारत में, तुम्हें क्या देखने को मिलता है, मतलब गांधी जी आने से पहले और गांधी जी के आने के 10-20 साल पहले आखिर भारत में क्या कुछ हो रहा था वो समझने का चलो कोशिश करते हैं। तुम्हें देखने को क्या मिलता है, बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। करने वाले कौन थे, कर्जन। ठीक है, तुम्हें क्या देखने को मिलता है, कर्जन जो है ऐसा कर्ज कर दिया, ठीक है, ऐसा
गलत काम किया कि उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश किया, 2 भागों में विभाजित करने की कोशिश किया, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा था तो याद करो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग किए हैं 1857 का रिवोल्ट, जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स साथ साथ थे, और ये इसलिए किया गया ताकि ये हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंटवारा कराया जाए। ठीक है, थोड़ा सा लड़ाई लगवाया जाए, इस कारण से ये चीज किया गया। जैसे ही ये विद्रोह हुआ, ठीक है, तो लोग क्या बोले कि अब हम इसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट करेंगे। ठीक है, इनके खिलाफ कुछ होना चाहिए, एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो 1906 में तुम्हें ये सारा कुछ देखने को मिलता है कि लोग रिवोल्ट करना चाहे, लोग करना चाहे प्रोटेस्ट हो इसके खिलाफ, ये ऐसा बड़ा विभाजन क्यों किए हैं, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो एक प्रोटेस्ट होना ही चाहिए, ये देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये सब कुछ होना लगा तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग उनके सामान को 1906 में बोल रहे हैं, जब ये 5 में जब ये विभाजन हुआ उसके बाद से ये लोग क्या बोले कि अब हम ब्रिटिश के कोई भी सामान को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे समाज में हमारे 2 भाइयों के बीच में लड़ाई लगाने का काम कर रहा है। इस कारण से ये लोग इस तरीके का गुस्सा जाहिर किए, और फाइनली तुमको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये सारा कुछ होने लग गया, ठीक है, ये लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये बोल रहे थे, 2 सेकेंड, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये बोल रहे थे कि नहीं देखो, हमें नहीं पसंद है कि ब्रिटिशर्स जो बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि ये चाह रहे थे कि बंगाल विभाजन ना हो, तो ये लोग क्या करने लगे, विदेशी सामान को खरीदने से इनकार करने लगे। कांग्रेस में ऐसे ही लोग होने लगे गरम दल के, जिसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट करके बोलते हैं, जिनका तुरंत एक्शन लेने का मन किया कि आज़ादी तो यूं ही नहीं मिलेगी, उसके लिए हमको विद्रोह करना होगा। और अभी भी कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग थे जो रिक्वेस्ट, जो प्रार्थना की ओर तरफ जा रहे थे। लोग बोल रहे थे क्या कि एक लेटर लिख करके दो, शायद लिख करके बोलते, रिक्वेस्ट करते कि बंगाल को विभाजन ना करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही लोगों को क्या बोला गया है, मॉडरेट बोला गया है, गरम दल के बोला गया है। ठीक है, तो सॉरी नरम दल के, सॉरी, ठीक है, नरम दल के बोला गया और इसको गरम दल के बोला गया है। यही मॉडरेट है और वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। इस तरीके का तुमको देखने को मिलता है। पहली बारी बंगाल में, बंगाल विभाजन के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सूरत स्प्लिट। ठीक है, आगे तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि वही हम लोग बात कर रहे हैं 90 से लेकर 1915 के बीच में क्या कुछ हो रहा था भारत में। तो पहले समझ गए बंगाल विभाजन हुआ है, और दूसरा इसी विभाजन के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, रिवोल्ट होना चाहिए इसके खिलाफ, क्यों विभाजन किया गया है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी चाह रहे हैं कि नहीं, रिवोल्ट नहीं होना चाहिए। आगे तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि कांग्रेस जो 1893 में थी उसकी तुलना में 1915 में कांग्रेस बहुत ज्यादा विस्तारीकरण हुआ है, बहुत जगह इनका ब्रांचेस खुल गया। मतलब क्या, मान के चलो कांग्रेस किसी एक जगह पे हो गया, अब उसका बहुत सारा ब्रांचेस खुलना शुरू हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है, सबके मन में क्या जाग रहा है, राष्ट्रवाद कम से कम जाग रहा है। और अभी हम लोगों ने बात किया सूरत स्प्लिट के बारे में, क्योंकि हमारा तुम्हें क्या देखने को मिलता है, 2 भागों में कांग्रेस का बंटना। एक तुम्हारे क्या हो गए, उदारवाद के लोग हो गए, एक तुम्हारे गरम दल के लोग हो गए, एक मॉडरेट बने और एक एक्सट्रीमिस्ट तुमको बनते हुए नजर आते हैं। तो ये 4 चीज हो चुका था 19 से लेके 15 के बीच में। ठीक है, 1890 से लेकर 1915 के बीच में, गांधी जी के आने तक इतना कुछ तो भारत में बीत चुका था। इसी के बीच हमारे गांधी जी आते हैं, पहली बार बीएचयू में मिलते हैं, और आफ्टर बीएचयू, जैसे बीएचयू को वो पार करते हैं, उसके बाद दिसंबर में एक लखनऊ पैक्ट चल रहा होता है। इसी बीच में गांधी जी नरम दल के लोग और गरम दल लोग के साथ मिलकर एक मीटिंग करते हैं। तभी टाइम गरम दल और नरम दल सब साथ में मिलकर मिलता है, और इसी में गांधी जी बहुत बड़ा एक स्पीच भी देते हैं। और इसी स्पीच में गांधी जी जैसे ही सब बात को अपना कहते हैं, तो वहाँ चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा, और फाइनली वो गांधी जी को निमंत्रण दिए कि आप आइए कहाँ पे, आप आइए चंपारण। ठीक है, गांधी जी को इन्होंने रिक्वेस्ट करके कहाँ बुलाया, अपने बिहार की भूमि में चंपारण। और गांधी जी चंपारण आने के बाद बिहार की भूमि से ही शुरू करते हैं अपनी क्रांति को। वो बहुत कुछ बदलाव लाना चाहते हैं भारत में, और सबसे पहला कोई जगह चुनते हैं तो वो चंपारण ही चुनते हैं। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चंपारण को सिर्फ एक मीट हाउस के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये गांधी जी की सबसे पहली क्रांति के लाने वाली एक भूमि रही। और जैसे गांधी जी यहाँ पे आए, उन्होंने बात किया 3 कथिया सिस्टम के बारे में। यहाँ 3 कथिया प्रणाली चल रही थी, जिसमें किसानों को कहा जा रहा था कि आप अपने भूमि में
आपको इंडिगो की खेती करना ही होगा, नील की खेती करनी आवश्यक कर दी गई थी। इस कारण से गांधी जी यहाँ पे आते हैं और फाइनली तुम्हें क्या देखने को मिलता है, गांधी जी इसमें जीत हासिल करते हैं, वो पटना हाईकोर्ट पहुंचते हैं और फाइनली ये बात कहते हैं कि क्यों आखिरकार किसी किसान से जोर जबरदस्ती कराया जा सकता है, और यहाँ की कोर्ट भी इन्हें राय देती है कि हाँ ये गलत है, और फाइनली गांधी जी के यहाँ पे जीत हो जाता है। ठीक है, जैसे गांधी जी चंपारण में जीत हासिल करते हैं, दूसरा तुरंत भारत की तरफ से प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम आता है खेड़ा का। खेड़ा देखो 1918 याद रखना 1917 का था, खेड़ा 1918 में हुआ। इसमें किसानों के लिए कर की छूट की बात की गई थी, क्योंकि यहाँ पे बारिश सही पैमाने पे नहीं हुआ था। इस कारण से लोग क्या करना चाहते थे, किसान कर की छूट मांग रहे थे कि हम इस बार टैक्स नहीं दे पाएंगे। गांधी जी यहाँ भी पहुंचते हैं और गांधी जी बोले कि नहीं, जो कर नहीं दिया है उनको माफ कर दिया जाए, और फाइनली तुमको क्या देखने को मिलता है, ये चीज भी उनके द्वारा सक्सेसफुल हो गया। गांधी जी दो चीजों में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। अब गांधी का नाम थोड़ा थोड़ा और ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। तुरंत 1918 के लास्ट में अहमदाबाद मिल में भी एक घटना तुम्हें देखने को मिलती है। 1918 में ही यहाँ मिल मजदूर चाह रहे थे कि हमारा वेतन को बढ़ा दिया जाए। गांधी जी यहाँ पे भी पहुंचते हैं, डिमांड था 50% का। गांधी जी मिल के मालिक से मिल करके फाइनली एग्रीमेंट कराएं, 35% पे डील फाइनल हो गया। ठीक है, और ये बात हो गया कि हाँ मजदूर का जो काम है, जो उसको जो तनख्वाह है उस पर 35% का वृद्धि कर दिया गया। तो ये 3 इंसिडेंट के बाद पूरे भारत में राष्ट्रवाद भी फैल रहा था और गांधी जी के विचार भी फैल रहे थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स को अब कुछ करना था। ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि भारत के लोग डर जाएं, फिर से भारत में राष्ट्रवाद का उदय ना हो। इस कारण से वो लोग प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिए। वो लोग बोले कि अब हमारे खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता है, कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं बोलेगा। साथ ही साथ ये भी बोलने लगे क्या कि रॉलेट एक्ट में ये भी बोलने लगे कि अगर लग गया हमको कि कोई मेरे खिलाफ जा रहा है तो हम उसे बिना कार्रवाई के उसे कारागार में बंद कर देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा बिना सुनवाई का। ठीक है, तो ये तुमको रॉलेट एक्ट देखने को मिला, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि नेशनल मूवमेंट कहीं ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, नेशनलिज्म सबके दिलों तक ना पहुंच जाए, इसीलिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया। जैसे रॉलेट एक्ट आया समझो तो लोग को समझ में आ गया, गांधी जी भी बोले कि ये सब कुछ गलत है, ये भारत के साथ गलत हो रहा है। इस कारण से पूरे भारत में जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं, ठीक है, जितना भी नॉर्थ इंडिया है, जितना भी उत्तर भारत के लोग हैं, वो लोग भी गर्म हो गए। और तुमको क्या देखने को मिलता है, पंजाब में ये बहुत ही अधिक पैमाने पे बढ़ रहा था। कांग्रेस के नेता को भी गिरफ्तार कर लिए जा रहे थे, क्योंकि हर कांग्रेस का नेता ये बात बोल रहा था कि नहीं, हमें अंग्रेजी से मुफ्ती चाहिए, ठीक है, हमें कम से कम फ्री होना है उनसे। और इस कारण से जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा था। इतना सब कुछ सहा नहीं गया हमारे भारत के जितने भी लोग हैं उनसे, और तो वो लोग जलियांवाला बाग में जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दिन बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था, बहुत सारे लोग इस पर्व में शामिल थे। और फाइनली तुमको क्या देखने को मिलता है, वहां पे लोग डिमांड कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट को खत्म कर दो, ठीक है, जितने भी नेता हैं उनको रिहा कर दो। इसी में दायर जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, हमला बोल देते हैं। और तुम्हें क्या देखने को मिलता है, जलियांवाला हत्याकांड देखने को मिलता है, भारत का सबसे बड़ा हत्याकांड, और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना जान को गंवा दिया। जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो क्या हुआ, अब गांधी जी थोड़ा थोड़ा और पॉपुलर होने लगे, क्योंकि याद करो कि गांधी जी ही बोले थे कि रॉलेट एक्ट क्या है, खराब है। और इसके खिलाफ हर जगह क्या हो रहा था, हड़ताल भी हो रहा था और लोग विद्रोह भी कर रहे थे। ठीक है, हड़ताल और विद्रोह क्योंकि गांधी जी के कहने पे ही कर रहे थे, इस कारण से गांधी जी का नाम पूरी ऑल ओवर भारत में तुमको क्या देखने को मिलता है, फैलता हुआ नजर आने लग गया। गांधी जी इसी का फायदा उठाएं और गांधी जी बोले क्या कि अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने छेड़ दिया, क्योंकि गांधी जी से भी नहीं सहा गया कि इतने लोगों ने अपना जान को गंवा दिया है। तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कारण क्या है तो ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट कारण है और दूसरा जलियांवाला बाग कारण है, और तीसरा एक कारण और याद रखना कि खिलाफत मूवमेंट भी तुम्हारा एक कारण था। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट भी तुमको देखने को मिलता है इस कारण से। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, ये तीनों को मिला करके गांधी जी ने क्या बोला कि अब हम नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन करेंगे। तुम्हें क्या देखने को मिलता है, क्या हो रहा है असहयोग आंदोलन में, तो विदेशी वस्त्र को जलाए गए, छात्र स्कूल जाने से मना करने लगा, वकील सब बोले कि अब हम अदालत नहीं जाएंगे, मिल मजदूर बोले हड़ताल करेंगे, अवध के किसान बोलने लगे कर नहीं चुकाएंगे, आंध्र में वन कानून का उल्लंघन होने लग गया।
पूरे भारत में एकदम आक्रोश ही आक्रोश था। हर आदमी, ब्रिटिश जितने भी लोग थे वो लोग डिमांड कर रहे थे कि नहीं, अब हम जो है नहीं सहेंगे ब्रिटिशर्स का कोई भी आतंक को। और तुमको क्या देखने को मिलेगा कि यही सारा कुछ से जितने भी ब्रिटिश लोग हैं वो सबका हालत पूरा खराब हो गया। तो वो लोग नहीं चाह रहे थे, वो लोग चाह रहे थे किसी तरह ये रुक जाए, ये पूरा आंदोलन रुक जाए। और तुमको क्या देखने को मिलेगा, प्रशासन पूरी तरह से ठप हो गई। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, ठीक है, जिसमें तकरीबन 22 पुलिसकर्मी भारत के ही मर गए। और ये इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने फाइनली फिर ये क्या बोला कि हम अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले रहे हैं। तो याद कर लेना चौरी चौरा हत्याकांड को कब हुआ है, ये सब डेट को हमेशा तुम अपना याद रखना। अब कारण है कि क्यों आखिरकार गांधी जी इतने फेमस हो रहे थे, तो यहाँ पे भी तुमको अफवाह देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग 1857 के अफवाह के बारे में बात किए थे। यहाँ पे भी कुछ कुछ अफवाहें थे कि गांधी जी में चमत्कारी शक्ति है, ठीक है। वो ऐसे हैं कि अगर वो चलते हैं और कोई उनके बारे में खराब बोल देता है तो उसके ऊपर लाठी बरस जाता है, वो कोई उसके खेत में जाके बकरी पूरा अनाज खराब कर देती है। ये सब अफवाहें थे कि गांधी जी के बारे में कोई कुछ बोलता है तो उसके साथ गलत हो जाता है। गांधी एक चमत्कारी इंसान है। तो इस तरीके से लोग अफवाह फैलाने लगे गांधी जी के बारे में और गांधी जी धीरे धीरे और फेमस होते हुए तुमको नजर आते हैं। सामाजिक सुधार भी करने लगे ये, ठीक है। ये इन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटीज नहीं होना चाहिए, भेदभाव जो है ऊंचा नीचा में वो खत्म कर दो, छुआछूत वाला चीज। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं, ये बोलते हैं सब आत्मनिर्भर बनो। बाल विवाह को रोकने की बात की है इन्होंने, ठीक है। इनका मानना था कि बाल विवाह ना हो। और धार्मिक में ये चाहते थे क्या कि कोई भी किसी भी धर्म का हो तो लोग में भेदभाव ना हो, सब कोई साथ में मिलकर के समाज में रहे। और तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि क्यों आखिरकार गांधी इतने फेमस हो रहे हैं, तो गांधी फकीर की तरह रहते थे। वो जैसे आम लोगों का जो ड्रेसअप था वही ड्रेसअप इनका भी रहता था। तो ऐसे रहने के कारण क्या होने लगा कि लोगों के मन में ये भावना आ गया कि नहीं, गांधी क्या है, वो हमारे जैसे ही इंसान है, ठीक है। तो पूरे गरीब जनता पसंद करने लगे गांधी जी को। सबको लगता था इतना होने के बावजूद भी गांधी इतना सिंपल पहनावा, इतना सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये सब कारण तुम्हें देखने को क्या मिलता है कि फाइनली गांधी जी का नाम बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया। अब सवाल क्या है कि साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह कराया गया। गांधी जी बोले नमक पे क्यों आखिर कर लग रहा है, ब्रिटिशर्स क्यों कर ले रहे हैं। इस कारण से ये लोग नमक सत्याग्रह किए, क्योंकि साइमन कमीशन भारत आया था, तुम्हें पता ही होगा। और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस कारण से, और नमक पे जो कर लगाया जा रहा था, इस कारण से गांधी जी ने क्या कराया, नमक सत्याग्रह कराया। आगे तुम देखो क्या, आगे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। देखो अब क्या होने लगा, नमक सत्याग्रह के बावजूद भी गांधी जी लोगों को जेल के अंदर बंद किया जा रहा था। यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे पूर्ण स्वराज की, ठीक है। चाहे वो नेहरू भी क्यों ना हो, वो भी डिमांड कर रहे थे कि हमें मिलना चाहिए क्या, हमें मिलना चाहिए पूर्ण स्वराज। और गांधी जी ने दांडी मार्च, वही नमक कानून के लिए 13 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून तोड़ा है, ठीक है। तो ये सब कुछ तुमको देखने को मिलेगा। और गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक। गिरफ्तार होने के साथ साथ तुमको क्या देखने को मिलता है, जैसे ही गिरफ्तार होते हैं पूरे विश्व में गांधी जी का नाम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ महिलाएं भी अब धीरे धीरे सामने निकल के आती हैं, वो भी बोलती हैं क्या नहीं, गांधी गलत नहीं है, गांधी जी सही काम कर रहे हैं। महिलाओं का भी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ता हुआ तुमको नजर आएगा। अंग्रेजों को ऐसा लगने लग गया कि अब उनका शासन नहीं चलेगा अगर ये गांधी और भी बहुत दिन तक अगर रह गए तो गांधी जी जैसे ही आए तो अंग्रेज को ये सारा कुछ फील होने लग गया कि नहीं, अब हम नहीं रह पाएंगे। और लेकिन गांधी जी तो जेल के अंदर थे। इन लोगों ने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराया, लेकिन पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ही अवेलेबल नहीं था। बिपिन चंद्रा या फिर और भी बहुत सारे किताब में ऐसा कहा गया है कि क्योंकि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहले गोलमेज सम्मेलन में क्योंकि गांधी या फिर कांग्रेस नहीं थी, इस कारण से ये मानो कुछ ऐसा ही था जैसे कि रामायण में राम और सीता ही ना हो। आगे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि क्योंकि पहले में नहीं है गांधी जी, इसीलिए गांधी इरविन समझौता कराया गया कि गांधी को जाके मनाओ, किसी तरह गांधी गोलमेज सम्मेलन में आए। गांधी जी आते हैं, इरविन समझौता करते हैं 1931 में। यह बात किया गया कि जो जो बात गांधी जी करेंगे, इरविन वो सारी चीजों पे हाँ करेगा ताकि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए। ये बहुत ही तुम्हें देखने को मिलता है, बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला मामला है, ठीक है। इस लोग का इसमें अलग अलग टिप्पणी है इस बारे में, ठीक है।
जैसे ही यहाँ पे गांधी जी ने अपना 11 डिमांड रखा, इरविन सब में हाँ करते गए। इस कारण से गांधी जी कहाँ पहुंचे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं। जैसे ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, यहाँ पे भी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है, लेकिन अंबेडकर और बाकी रियायतों को खराब लगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके गांधी जी ने भी ये बात कह दिया कि कांग्रेस जो है वो पूरे भारत का लीडरशिप संभाल रही है, लेकिन अंबेडकर लोगों को लगा कि ऐसा बात आप क्यों बोलते हैं, हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो सिर्फ अपने ऊपर क्रेडिट मत लीजिए। इस कारण से यहाँ पे आपसी लड़ाई तुम्हें देखने को मिलता है। फाइनली तुम्हारा दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और तीसरा भी तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिखता है। अब जब ये सब कुछ नहीं हो रहा था तो फाइनली क्या देखने को मिला, क्रिप्स मिशन भी भारत आया 1942 में। क्यों? क्योंकि इस समय में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला था और इन्हें चाहिए था दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस का सपोर्ट और पूरे भारत का सपोर्ट, ठीक है। तो इस कारण से तुम्हें क्या देखने को मिलता है, क्रिप्स मिशन भारत आता है और ये भी क्या हुआ, ये भी असफल हो गया। ये भी बात को नहीं मना पाया गांधी लोगों से। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, हमें क्या करिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, यहाँ पे भी डिमांड चला था। फिर तुम्हें क्या देखने को मिलता है, फाइनली 1937 में चुनाव किया गया और इस चुनाव में तुम्हें क्या देखने को मिलता है, टोटल 11 प्रांत में 8 प्रांत पूरी कांग्रेस द्वारा जीत लिया गया। जैसे ही 8 प्रांत में कांग्रेस जीतते हैं, मुस्लिम लीग को ये बात एकदम अच्छी नहीं लगी। मुस्लिम लीग ने रिजर्व सीट में भी जीत हासिल नहीं की थी, इसलिए मुस्लिम लीग को ऐसा लगने लग गया कि नहीं, अब हमें लड़ाई करना है, अब हमें अलग से भारत में नहीं रह सकते हैं, हमें मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट ही बनाना होगा। और भी फिर तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि फाइनली बहुत जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, ब्रिटिशर्स भी बात मानने से नहीं तैयार हो रहे थे कि हम आज़ादी देंगे। इस कारण से गांधी जी के द्वारा 19 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कराया गया। जैसे ये सारा कुछ शुरू कराया गया, बहुत सारे युवा लोग भी इनके साथ जुड़ते चले गए। मुस्लिम लीग पंजाब और सिंध में भी अपना नाम बनाना शुरू कर दी। मुस्लिम लीग लोगों को जा के यही बात कह रही थी कि आप जो है मत रहिए मुस्लिम्स इंडियंस के साथ, यह हमारे हित के लिए अब नहीं सोचती है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए सोच रही है। इस तरह का बात विचार किया गया और फाइनली तुम्हें क्या देखने को मिलता है, 1946 के चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत होती है, लेकिन अब यहाँ पे आरक्षित सीट में जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग भी अच्छा कर जाते हैं। जैसे मुस्लिम लीग अच्छा करते हैं, मुस्लिम लीग को एक बात समझ में आ जाती है कि अब हमारा बोलबाला हो चुका है, अब हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और फाइनली तुम्हें क्या देखने को मिलता है, कैबिनेट मिशन इंडिया आती है। कैबिनेट मिशन आई, कैबिनेट मिशन बोली कि आप क्या करिए, संयुक्त भारत के बारे में सोचिए, बात विचार करिए। असफल ही बताया गया इन्हें भी, ठीक है। क्यों? देखो, क्योंकि 16 अगस्त 1947 को जिन्ना जो है वो पाकिस्तान का मांग करने लगे और वो डायरेक्ट एक्शन डे डिमांड कर दिए, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया गया तुम्हारा जिन्ना के द्वारा, ठीक है। और जैसे ही डायरेक्ट एक्शन डे शुरुआत किया गया, कलकत्ता में बहुत सारे लोगों का जान, मतलब कि युद्ध जैसा चीज छिड़ गया, आपस में लड़ाई होने लग गया, ठीक है, लोग एक दूसरे को मारने लग गए। ये सब कुछ सहते हुए लास्ट में ये फाइनलाइज किया गया कि नहीं, अब भारत में लोग सबके साथ मिलकर के नहीं रह सकते हैं। इस कारण से तुम्हें क्या देखने को मिलता है, स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन तुम्हें क्या देखने को मिलता है, सॉरी 1946 होगा, 47 नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि फाइनली स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन यही एक भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। भारत स्वतंत्र था लेकिन 2 राष्ट्रों में विभाजित हो चुका था, ठीक है। बहुत चारों ओर दंगे चल रहे थे। गांधी जी दिल्ली, पंजाब और बंगाल में दंगा पीड़ितों के साथ मिल रहे थे और लोगों को सांत्वना दे रहे थे। इवन गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक भी किया, भूख हड़ताल भी किया कि नहीं, हम नहीं सह सकते हैं, मत करो ऐसा अत्याचार लोगों के साथ सिर्फ धर्म के नाम पे। तो गांधी जी ये सब कुछ, गांधी जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारा भारत जो आज़ाद भी हुआ तो वो 2 भागों में बच चुका था। अब ये आखिरकार हम लोग गांधी जी के बारे में जानते कहाँ से हैं, तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे भाषण में जो भी लेटर्स था, ठीक है, वो सारे हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, उससे हम लोग समझ सकते हैं। बाकी कथावाचक जानबूझ करके नकारात्मक भी बोलने की कोशिश करते हैं, तथ्य को छिपाते हैं, ठीक है। जो भी आदमी बैठे होंगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। सोर्स देखो क्या क्या है। बाकी तुम्हें क्या देखने को मिलता है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी गांधी जी ने भी अपने बारे में बहुत कुछ लिखा है, ये भी एक तुम्हारा सोर्स है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि गांधी जी कैसे थे और कैसे नहीं थे। तीसरा जी पत्र, लोग जो एक दूसरे को पत्र दिए हैं, जो बातचीत हुई है आपस में,
ठीक है, उसके जरिए से भी हम लोग समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति का भावना कैसा रहा है कैसा नहीं, पत्र के जरिए कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं। जैसे कि तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेज से हम समझ सकते हैं कि तुम कैसे इंसान हो या कैसे नहीं हो, क्योंकि तुम वहां पे अपने आप को खुल के रिप्रेजेंट करते हो। तो वैसे ही पत्र जितने भी इन्होंने नेहरू को दिया है या फिर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया है, तो उन सब के से हम लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार इनका वाद विचार कैसा रहा, ये किस प्रवृत्ति के इंसान थे। बाकी समाचार पत्र उस समय में जितने भी समाचार पत्र चल रहे थे, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो राष्ट्र मतलब कि अंग्रेजी हो या फिर हमारे भाषाओं का हो, उसमें भी गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया। ये सब कुछ जरिया है जिससे हम गांधी जी के बारे में जान सकते हैं। और सबसे लास्ट क्या है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। जितने भी पुलिस लोग होते थे तभी टाइम ब्रिटिश अधिकारी के, वो लोग भी लिखते रहते थे गांधी जी के बारे में ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम लोग गांधी जी के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा पूरा ये चैप्टर खत्म होता है। काम देखो क्या है, ये मकसद साफ था बाबू, देखो मकसद एकदम बहुत साफ था। मकसद बस इतना था कि तुम लोग कम से कम एक ओवरव्यू लो ताकि एनसीईआरटी को जाकर के खुल करके पढ़ लो। ठीक है, और थोड़ा ये जितना भी बात हम तुमसे अभी कहे हैं, ये सब कुछ को आंसर राइटिंग में कम से कम उतारने की कोशिश करो। थोड़ा लेंथी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे तो ये सब कुछ लिखने का कोशिश करो। ठीक है, प्रयास बस इतना है कि इतना करने के बाद तुम जरूर जाकर के एनसीईआरटी कवर करोगे, फिर एक बारी नोट्स को भी देखोगे, और कुछ ही दिन के बाद, बस 1-2 दिन के बाद ही हम लोग एमसीक्यू मिलेंगे, लाइव सेशन रेबल्स एंड राज रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, विद्रोही और राज के साथ हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 अथवा 57 की क्रांति के साथ मिलेंगे। लाइव चलेगा पूरी, मैक्सिमम लोग जुड़ना और दिखा देना कि हाँ हम लोग वन शॉट भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, नोट्स भी कर रहे हैं। चलो, यही सब के साथ हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहो, बाय बाय।